मित्रों, मेरे साथ फिर से इंडियन एक्सप्रेस ने धोखा किया है। कल दिवाली थी, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा ये सोच के कि आज मंगलवार को तो इंडियन एक्सप्रेस छुट्टी रखेगा, तो मैं कल का आज पढ़ लूँगा और ये ऑडियो नोट बना दूंगा और खेल ख़त्म, कोई बैकलॉग नहीं होगा। लेकिन उसने कल भी न्यूज़पेपर बनाया था और आज भी न्यूज़पेपर बनाए। खैर, अब मैं इस बैकलॉग को भी कंप्लीट करूँगा। तो मुद्दा है 24 अक्टूबर सोमवार, जानने लायक चीज़ें क्या थी। पेज 1 पर बड़ा सा फोटो है कि कोहली की दिवाली गिफ्ट, 53 बॉल में उसने 82 रन बनाकर भारत को T20 में जिताया। अच्छी बात है, लेकिन जितना न्यूज़ कवर, जितना व्हाट्सएप स्टेटस में देखता हूँ, लगता है कुछ यूपीएससी एस्पायरेंट ये सोच रहे हैं कि अब एग्ज़ाम तो होने ही नहीं वाली है, बस ये T20 वर्ल्ड कप ही अपनी ज़िंदगी है और इसी को देख के और इसका एक एक बॉल बाय बॉल मैच देख के ही हमको तो टाइम पूरा करना है। भाई 215 215 दिन बाकी हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो, मैच तो हमेशा होती रहेगी। सलमान रश्दी जो एक लेखक हैं और उनको मारने के लिए फतवा जारी हुआ था, तो अमेरिका में हुए एक अटैक के दौरान उनकी एक आँख और एक हाथ दोनों अब काम करने बंद हो गए हैं, ऐसे समाचार। पेज 2 पे कुछ काम का नहीं। पेज 3 एथिक्स पॉपुलिज्म। मित्रों, 2021 में गुजरात में 7,500 के करीब लोग रोड एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये दिवाली सीज़न में हम ट्रैफिक चालान नहीं काटेंगे। आप भले रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाओ, इलीगल पार्किंग करो, हेलमेट नहीं पहनो, सीट बेल्ट नहीं पहनो, 2 की जगह 3 सवारी करो, रिक्शा में ओवरलोडिंग करो कि जो भी 3-4 की जगह 13 लोग उसमें ठूस के भर दो, तो भी तुम पर कोई चालान नहीं कटेगा। ये हमारी दिवाली गिफ्ट है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन है तो लोग ऊपर चालान कटे और फिर वो नाराज़ हो जाएं तो फिर वोटिंग में दिक्कत हो सकती। तो इसमें समझना ये है कि जब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में शायद इतने लोग मरे हैं जितने सभी वर्ल्ड वॉर्स वगैरह में मिला के भी नहीं मरे होंगे पूरी दुनिया में, तब इस टाइप की पॉपुलिज्म कहाँ तक वाजिब है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि सरकार का ये कहना है कि देखिए, गांव में तो वैसे भी गरीब लोग हैं, उनके पास कोई गाड़ियाँ तो होती नहीं, तो फैमिली में अगर 3-4 लोग हैं तो दिवाली शॉपिंग के लिए मोटरसाइकिल पे ओवरलोडिंग तो होगा कि 2 की जगह 4 लोग बैठ के जाएं, और गांव वालों के पास उतना पैसा भी नहीं होता है कि वो सब 4 घर के सदस्यों के लिए हेलमेट पहने। तो फिर ऐसे लोग अगर शहरों में दिवाली शॉपिंग के लिए आते हैं और हम उस पर ट्रैफिक चालान काटें, और उसमें भी आजकल तो 500, 1000, 1500 रुपये के चालान होते हैं, तो वो गरीब आदमी की पूरी इनकम चली जाएगी, वो दिवाली कैसे मनाएगा वगैरह। तो वो भी एक गौर करने का मुद्दा है। मतलब एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डायलेमास ऑफ द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ये भी है। एक तरफ आप चाहते हैं सब लोगों की सेफ्टी हो, सामने आप चाहते हैं सब लोग खुश भी रहे, दिवाली में शॉपिंग करें और इकोनॉमी को बढ़ोतरी मिले, लेकिन सामने ये भी सब चुनौतियां हैं। आगे फिर पेज 4, 5, 6 में इधर उधर के समाचार। पेज 6 में जाने लायक एक चीज़ ये थी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या GSLV MK3, जिसकी कैपेसिटी है कि वो 8 टन तक के सैटेलाइट्स अवकाश में ले जा सकता है। उसके मुकाबले PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो करीब 1.4 to 1.75 टन के ही सैटेलाइट उठा के ले जा सकता है। तो ये जो GSLV मार्क 3 है, उसका नया नाम है LMV3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और उसने नया रिकॉर्ड बनाया है कि एक साथ 36 ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, जो भारत के नहीं, ब्रिटेन की कोई कंपनी है, उसको वो जो भी टीवी रेडियो टेलीकास्ट के लिए इस्तेमाल करने होंगे, उसे एक साथ उसने उड़ा दिया है। फिर सब एडवर्टाइजमेंट और इधर उधर के समाचार। सीधा बड़े पेज 8 पर कोटेशन। एडमंड बर्क जो ब्रिटेन के शायद एक नेता थे, फिलोसोफर थे, उनका कोटेशन, जितनी ज़्यादा आपको शक्ति मिलती है उतना ही ज़्यादा उसका दुरुपयोग हो उसका भय रहता है। ग्रेटर द पावर मोर डेंजरस द अब्यूज़। ऐसा एक और भी है, कोई लॉर्ड एक्टन, उसका पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आपके पास शक्ति आती है तो वो आपको भ्रष्ट बनाती है, अगर निरंकुश या अमर्यादित शक्ति आती है तो वो आपको निरंकुश और अमर्यादित रूप से भ्रष्ट बनाता है। हाँ, तो ये सब मेंस पेपर 4 एथिक्स में कुछ लिख रहे हैं करप्शन के बारे में, तो लिखने वाले सुवाक्य कोटेशंस। कॉलम्स में कुछ खास मज़ा नहीं, वही सब भारत के वर्कर जो मिडल ईस्ट में जाते हैं और ये कतर में वो मर गए और उनके एम्प्लॉयज़ परेशान कर रहे हैं, डेड बॉडी भेजने के 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत। अब वो दुखद है, लेकिन आप समझिए वो तो 3-4 लाइन का ही मुद्दा है। तो यहाँ पर लंबी सी कॉलम जो ली है, इतना पढ़ने में कुछ मज़ा नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के प्रेसिडेंट बने तो उससे क्या अच्छा बुरा हुआ, अब वो सब एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड, एक बार पढ़ लिया काफ़ी है। मित्रों, पहले हम लोग विदेशी चीज़ को
इंपोर्ट बैन लगाना हो तो हम कहते थे नेगेटिव लिस्ट है, कि सपोज ऐसा लिखा हो सोल्जर का हेलमेट नेगेटिव लिस्ट में, इसका मतलब कि फॉरेन कंपनी से इंपोर्ट नहीं कर सकते, भारत में बनी कंपनी का हेलमेट खरीदना होगा। तब उस चीज़ को नेगेटिव लिस्ट की जगह सरकार ने बोला है कि अब से उसको पॉजिटिव लिस्ट कहेंगे। मतलब पॉजिटिव लिस्ट का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव लिस्ट में जो चीज़ का नाम लिखा है तो उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसको भारत की कंपनी से ही खरीदेंगे। ये ऐसा ही है कि प्राइवेटाइजेशन को प्राइवेटाइजेशन नहीं कहेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। टॉयलेट को टॉयलेट नहीं कहेंगे, पाउडर रूम या वॉशरूम कहेंगे। तो ये सब क्या कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। पेज 9 में दिवाली है तो डेमोक्रेसी में क्या क्या चिंता है वगैरह, लेकिन कुछ नया खास जानने लायक नहीं। श्रीलंका के ऑथर को बुकर प्राइज़ मिला तो वो कितना महान है उसके बारे में कॉलम, लेकिन काम का नहीं। ब्रिटेन के अंदर क्राइसिस चल रही है, नया प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा वो तो एक लाइन का मुद्दा होगा, देख लेंगे। पेज 10 बुक्स इन न्यूज़। अमीश त्रिपाठी जो उनकी कुछ शुरू में किताब आई थी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, जो शंकर भगवान के बारे में 3 किताबों की सीरीज़ थी। फिर उन्होंने रामायण पर भी ऐसी सीरीज़ चालू की, तो उसमें लेटेस्ट बुक आ रही है वॉर ऑफ लंका। तो वो क्या है, बुक रिटन बाय अमीश त्रिपाठी। आईएएस एग्जाम में तो नहीं, लेकिन नॉन आईएएस एग्जाम में ऐसा सब पूछने का कुछ बार ट्रेंड देखने को मिलता है। फिर उसका एक बड़ा सा इंटरव्यू है और उसने कुछ बातें रखी हैं कि हिटलर ने इंडियंस को नहीं मारा था, जबकि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की जो युद्ध नीतियाँ थी उस वक़्त 1942 में जो अकाल पड़ा था और उसने मदद नहीं की, उसमें तो लाखों भारतीय लोग मर गए थे। तो असल में भारतीय लोगों ने विंस्टन चर्चिल को ज़्यादा नफरत करनी चाहिए कंपेयर टू कि हम हिटलर को जितना नेगेटिवली देखते हैं, नफरत करते हैं। तो यानी इतिहास क्या है, वो ऑब्जर्वर की बायस जो उसका अवलोकन कर रहा है उसके खुद के पूर्वाग्रह पर निर्भर है। और यही विंस्टन चर्चिल उसके बारे में कोई मूवी बने तो फिर वो तो ऑस्कार के लिए भी नॉमिनेट हो जाए और हम भारतीय लोग हाँ क्या जोरदार मूवी है, दैट विल हैपन। पेज 12, 13, 14, 15 पे कुछ नहीं। पेज 16 एक्सप्लेन सीरीज़ में एक तो ये फर्टिलाइज़र के भाव क्या कम ज़्यादा हो रहे हैं, भाई वो आने दो, अगले साल इकोनॉमिक सर्वे उसमें होगा एग्रीकल्चर का चैप्टर, तो पूरे साल का दिया होगा। फिर एक एक्सप्लेन सीरीज़ है FCRA एक्ट, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कोई भारतीय व्यक्ति या संस्थान विदेशों से चंदा लेना चाहता है, डोनेशन, तो उसने भारत सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा, दिल्ली के SBI ब्रांच में एक अकाउंट खोलना होगा और वहीं से वो पैसा ला सकता है। और जो ऑब्जेक्टिव के लिए ला रहा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ब्लड डोनेशन वगैरह, सिर्फ उसमें यूज़ करना है। ऐसा रेगुलेशन का जो कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA एक्ट साल 2010 में बना, तो उसमें ये राजीव गांधी के नाम के कुछ फाउंडेशंस को बैन किया गया है, क्योंकि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, डेटा देना होगा, वो सरकार को दे नहीं रहे या कुछ। फिर ये शी जिनपिंग तीसरी बार प्रेसिडेंट बने तो भारत के लिए क्या अच्छा बुरा, लंबी सी सीरीज़ है, कुछ काम का नहीं। इंडिया चाइना भाई एक बार पढ़ के ख़त्म करो, रोज़ आएगा तो क्या रोज़ पढ़ते रहोगे। कुछ दिन पहले हमने देखा था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC या नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF, वो ऐसा कहता है कि आपने कुछ एक सपोज क्लास 8 कंप्लीट किया, फिर उसके आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आप ड्रॉप आउट हो गए, फिर कुछ साल बाद वापस आओ तो क्लास 9 से कंटिन्यू कर सको। या आप कोई एक स्टेट बोर्ड में हैं, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, फिर आप थोड़ी पढ़ाई करो, फिर आपको CBSE में स्विच करना है, तो ये सब जगह पर आपको सुविधा रहे और आपने जितनी पढ़ाई की है उसके पॉइंट्स अक्यूमुलेट होते रहें, उस चीज़ को हम कहें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो इसका ड्राफ्ट जो आया है कि ऐसा आपने जो भी पॉइंट्स अक्यूमुलेट किए 7 साल तक मान्य होंगे, लेकिन शर्त होगी कि आपको 40 पॉइंट्स या क्रेडिट मिलेंगे अगर आप 1200 घंटों की नोशनल लर्निंग करते हैं। मतलब नोशनल लर्निंग में सब आ जाएगा कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, को करिकुलर एक्टिविटी भी, कि स्कूल में जो भी आर्ट, डांस, NCC ये सब काम हुआ, अप्रेंटिसशिप, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, वो सब को काउंट करेंगे। पेज 17, 17 पे सब ग्लोबल न्यूज़, वही ब्रिटेन के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस, रशिया यूक्रेन के झगड़े सब चल रहा है। प्लेसेस इन न्यूज़ में ब्लू नाइल प्रोविंस, वो सूडान में है और वहाँ कुछ ज़मीन अधिकार, लैंड राइट्स के मामले में लोगों ने आपस में लड़ाई की और 220 लोग मर चुके। ये इलाका इथियोपिया, साउथ सूडान और सूडान के भीतर उसके साथ एसोसिएटेड है। पेज 18 इकोनॉमी, हेजिंग। हेजिंग का मतलब एक टाइप का इंश्योरेंस है जिसकी मदद से आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। मान लीजिए रिलायंस रिफाइनरी ने सऊदी अरब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हर महीने हम आपसे मान लीजिए 1000 ऑयल बैरल इंपोर्ट करेंगे और उसके लिए हम आपको हर एक बैरल पर मान लीजिए $100 देंगे। अब इसमें दिक्कत कब आ सकती है कि अचानक $1 की वैल्यू 75 रुपये की जगह 82 रुपये हो जाए, तो फिर रिलायंस रिफाइनरी ने जो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके सऊदी अरब को देना है, वो वाले खर्चे और जोखिम बढ़ जाता है।
अब ऐसी सिचुएशन में जब जोखिम बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है, तो अब क्या कर सकते हैं, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लो। तो मान लीजिए रिलायंस LIC से ऐसी हुई एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ले कि अगर डॉलर की वैल्यू 75 से बढ़ के 80 को क्रॉस करती है तो हमारा जो भी नुकसान होगा उसे आप कवर करेंगे। LIC कहेगा ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसा इंश्योरेंस दे रहा हूँ तो मेरा प्रीमियम यानी फ़ीस लगेगी। अब मान लीजिए पहले प्रीमियम होता होगा ₹2 पर डॉलर ऑफ रिस्क, तो क्योंकि ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अमेरिका में फेड टेपरिंग चल रहा है, उसके चलते आजकल प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि ऐसा करेंसी एक्सचेंज उसमें वॉलेटिलिटी अस्थिरता होगी। तो स्वाभाविक है इंश्योरेंस कंपनी खुद का भी तो फ़ायदा नुकसान देखेगी। तो पहले ये ऐसी बात है, कोरोना से पहले अगर आप 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराते तो शायद वो लोग आपसे 2,500 फ़ी लेते, लेकिन कोरोना के बाद वो ये देखेंगे नहीं भाई आजकल तो किसी के भी मरने के चांस ज़्यादा हैं, बीमार होने के चांस ज़्यादा है, तो 5 लाख का इंश्योरेंस करेंगे तो उसकी फ़ीस सपोज 2,500 से बढ़ा के 3,000 कर देंगे। तो ऐसा ये सब हेजिंग जो हो रहा है, चाहे वो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट में हो, शेयर मार्केट में हो, उसकी फ़ीस बढ़ रही है। इसलिए बहुत सारे छोटे उद्योगपति, स्मॉल बिजनेसमैन जो बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, डॉलर में पेमेंट करते हैं, उन्होंने हेजिंग करना चाहिए लेकिन वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि फ़ीस बहुत बढ़ गई है। दिक्कत तब आ सकती है कि अचानक से रुपया और कमज़ोर हो जाए, 88 रुपये 90 रुपये हो जाए एक डॉलर, तो फिर सोचो इनको कितनी प्रॉब्लम आएगी। और उसके चलते इन्होंने बैंकों से जो लोन लिया वो वापस चुकाने में कितनी प्रॉब्लम आएगी, और उसके चलते नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन की समस्या कितनी उग्र हो जाएगी, इट कुड वर्सन। तो ये सब मुद्दे, ऑफकोर्स LIC ऐसा हेजिंग का नहीं करता, ये तो आपको दिमाग में आसानी से विजुलाइज हो इसलिए मैंने कहा LIC। अदरवाइज उसके अलग से अलग जात के सब फाइनेंशियल ब्रोकर, NBFC कंपनी होती हैं जो ये ऐसा करेंसी एक्सचेंज का हेजिंग करें। उसी तरह आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और आपको अपने नुकसान को बचाना है तो उसके भी ऐसे फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट द्वारा हेजिंग होती है। लेकिन वो सब हम एक लाइन में काफ़ी है, हेजिंग क्या है हमने समझ लिया। बाकी वही सब ऑनलाइन बैटिंग एड्स पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के नियम क्या आएंगे वगैरह कुछ काम का नहीं, बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री है। पेज 19 और 20 स्पोर्ट्स की विराट कोहली ने वो 83 रन बनाए, वो कितना महान है भाई। आप खुद महान बनिए, UPSC एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं उसमें दमखम लगाकर पास करो, वही आपकी महानता है। ये क्रिकेट मैच तो पूरी ज़िंदगी होते ही रहेंगे। सो दैट इज़ द न्यूज़पेपर फॉर मंडे। अभी मैं शाम को कोशिश करूँगा कि ट्यूसडे का भी बना दूँ ताकि मेरा खुद का बैकलॉग बढ़े नहीं। और आप भी ध्यान रखिए, छुट्टियाँ हैं बोल के बैकलॉग आपके सर पे भी नहीं आ जाए। जो भी रोज़ आपका टारगेट होता है, पढ़ना है मुझे 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, जो भी, तो वो करते रहना है चाहे कुछ हो जाए।